फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स जो है आपको अभी तक 100% फ्री एजुकेशन देता आया है और आगे भी देता रहेगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। इसलिए आपकी परेशानियों को दूर करने और आपके लिए पढ़ाई और ज़्यादा आसान करने के लिए हम लेकर आए हैं ई बुक्स और बुक्स। ये ई बुक्स और बुक्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही है। ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही है। अच्छा, अब बुक्स मिल तो रही हैं, लेकिन आपको और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम जानते हैं क्या किया है। हमने इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। कैसे किया है देखिए ज़रा। तो जैसे आप देख रहे हो कि हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक बुक हमारी हो गई सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक, यानी कि हमने जितने सैम्पल पेपर कराए हैं वो सारे आपको एक बुक में मिल जाएंगे। फिर हमने क्या किया है, हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किए हैं सभी चैप्टर्स के, तो एक बुक में आपके सामने सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक पूरा सारे चैप्टर्स का मिलेगा। फिर अभी हम आगे करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि पिछले 5-6 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पेपर आए हैं उन सभी को हम सॉल्व कराएंगे। तो इस तरीके से एक बुक आपके सामने ये हो जाएगी। ऐसे ही हमने एमसीक्यूज किए हैं, वो बुक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये अलग अलग कैटेगरीज में आपके लिए बुक रेडी है। इन्हें भी प्राप्त कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने एक लिंक दी गई है, उस लिंक में आपके सामने एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए और फिल करके सबमिट करिए। आप जैसे सबमिट करेंगे हमारा एक टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट करेगा इसके लिए। तो बुक प्राप्त करिए, अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बनाइए। तो आते हैं आज के वीडियो पे। जैसा कि आपने देख ही लिया है, आज का हमारा वीडियो है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर नंबर 4। तो अभी तक हम 3 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपने 4th पेपर पे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये पेपर हम क्यों सॉल्व करा रहे हैं। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हमारे सामने पेपर आएगा तो इस तरीके के कुछ निर्देश है, फटाफट पढ़ लेते हैं, ये ध्यान रखते हुए, क्योंकि भाई हम हर पेपर में निर्देश हमारे सामने आएंगे ही आएंगे और उन्हें हमें पढ़ना है और फॉलो भी करना है। तो जैसे पता है निर्धारित समय 3 घंटा है, पूर्णांक आपका 80 है। हम हिंदी बी का यानी बा का कर रहे हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, आ और बा। आ में उप प्रश्नों की सहित 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 40 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो टोटल 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मगर हमें 40 क्वेश्चंस करने हैं। खंड आ में टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं हमारे पास में। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प दिए। खंड बा में हमारे पास टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि हमें डिटेल में आंसर करना है और लेखन कार्य भी हमारा खंड बा में ही दिया गया है। सभी प्रश्नों के साथ विकल्प मौजूद हैं आपके पास में। विकल्प का मतलब ऑप्शंस मौजूद हैं। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन करिए। दोनों खंडों में कुल 18 प्रश्न हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, मतलब टोटल 18 प्रश्न पूछे गए हैं आपको और सारे ही प्रश्न करने हैं। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः देने, यानी कि आपको सीक्वेंस में सारे करने हैं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से सीक्वेंस में आप काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र में हमारा जो खंड आ हम कर रहे हैं उसका पहला प्रश्न है, हमारे पास अपठित गद्यांश आया है। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और इस पर आधारित पूछे गए 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। ठीक है, बहुत सावधानी से हम इस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जीवन अनुशासित था। वे सवेरे ही उठ जाते थे और नित्य क्रम से निर्वित्र होकर 1 घंटे घूमने जाते थे। वे अक्सर स्कूल के अहाते में ही घूम लेते थे। लौटकर वे घर के जरूरी काम निपटाते थे। वे अधिकांश काम स्वयं करते थे। नौकर से अधिक काम लेना उन्हें पसंद ना था। अपना बिस्तर स्वयं उठाते, अपनी धोती स्वयं धोते। वे अपनी आदत नहीं बिगाड़ना चाहते थे। उन्हें वह समय सदा याद रहता था कि कभी वे स्वयं 5 रुपए के नौकर थे। उनका मानना था कि जिस आदमी के हाथ में काम करने के ढट्टे ना पड़े, ढट्टे मतलब होता है जब हम काम करते हैं ना तो ये पोर्शन बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसको ढट्टे बोलते हैं। बहुत हार्ड हो जाएगा ये जगह, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके गोल गोल कड़ा कड़ा जैसे लगता है कि कोई पत्थर यहाँ पर पड़ गया, तो उसको ढट्टे बोलते हैं। फिर क्या है, ना पड़े हों तो उसे खाना खाने का अधिकार नहीं है। उन्हें काम करने में रत्ती भर भी शर्म महसूस नहीं होती थी। वे बकरी के सामने पत्ती
पत्ती तोड़कर डाल देते और गाय की सानी भी कर देते। कमरे बरामदे में झाड़ू लगा देना, पत्नी के बीमार होने पर चूल्हा जला देना, बच्चों को तैयार कर दूध पिला देना आदि काम वे प्रायः कर लेते थे। स्वयं हल्का सा नाश्ता करके लिखने बैठ जाते। लिखने के लिए उन्हें प्रातःकाल पसंद था। स्कूल का समय होने तक वे लिखते रहते और फिर कपड़े बदलकर ठीक समय पर स्कूल जा पहुंचते थे। वे समय के बहुत पाबंद थे। वे छात्रों के सामने अच्छा उदाहरण रखना चाहते थे। समय बर्बाद करना वे बहुत बड़ा गुनाह मानते थे। उनका विचार था कि समय की पाबंदी के बिना कोई जाति तरक्की नहीं कर सकती। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि प्रेमचंद जी के बारे में, बहुत बड़े कवि रहे। हमने उनकी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियाँ हम लोगों ने छोटे से लेकर अभी तक हर क्लास में हमने उनकी कहानियों को पढ़ा है। तो उन्हीं के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में बताया गया था और उनकी कुछ आदत और कुछ नियम भी हमने उनके बारे में पढ़े। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न पहला है, प्रेमचंद को नौकर से काम लेना अधिक पसंद क्यों नहीं था? क्या कारण था? क्योंकि नौकर अधिक पैसे लेता था, क्योंकि वे अपना काम स्वयं करना पसंद करते थे, क्योंकि वे अत्यंत गरीब थे, क्योंकि वे समय के पाबंद थे। तो उन्हें क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि उन्हें अपना काम स्वयं करना पसंद था, इसलिए वो नौकर से कार्य नहीं करवाते थे। प्रेमचंद द्वारा अपना काम स्वयं करना किस बात का द्योतक है? वो किस अपना स्वयं खुद करना, ये किस बात की तरफ इंडिकेशन करता है? वे अपनी आदत नहीं बिगाड़ना चाहते थे, इसलिए वे किसी का एहसान नहीं लेना चाहते थे। वे किसी के काम करवाने से शर्म महसूस करते थे। वे अत्यंत स्वाभिमानी थे। तो वो क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वे अपनी आदत नहीं बिगाड़ना चाहते थे। जो मेरे काम है वो मैं स्वयं करूंगा। नौकर से कराने मतलब अपनी आदत को बिगाड़ लेना। गद्यांश के माध्यम से प्रेमचंद के व्यक्तित्व की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है? कौन सी विशेषता हमें यहाँ पर पता चलती है, आपको बताना है। आत्मनिर्भर, तो मतलब स्वयं सारा काम खुद करते थे, तो ये बात तो सही है कि वो एक आत्मनिर्भर व्यक्ति थे। समय के पाबंद थे, क्योंकि समय से उठना, सारे काम अपने समय पर करना, स्कूल समय पर पहुंचना, ये सभी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो समय के पाबंद भी थे। मेहनती थे, क्यों? क्योंकि सारा काम स्वयं करते थे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये सभी चीज़ें हमें उनके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद सबसे बड़ा गुनाह किसे मानते थे? किसे मानते थे? समय को नष्ट करने को गुनाह मानते थे वो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? अब हमें शीर्षक ढूंढना है, मतलब हम क्या है इसको टॉपिक दे सकते हैं। क्या है? प्रेमचंद और साहित्य, प्रेमचंद का अनुशासित जीवन, अध्यापक के रूप में प्रेमचंद, या महान साहित्यकार प्रेमचंद। तो यहाँ पर हम जो सही शीर्षक दे सकते हैं वो है प्रेमचंद का अनुशासित जीवन, क्योंकि हमने सुबह से लेकर उनका सारा जीवन, जितना भी एक दिन की दिनचर्या देखी, वो पूरी तरीके से अनुशासित थी। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? प्रेमचंद का अनुशासित जीवन, ये उपयुक्त शीर्षक होगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ पर हमारे सामने एक अपठित गद्यांश रखा गया है। हमें फिर से इसको पढ़ना है और इस पर आधारित 5 प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। तो सावधानी से इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे। क्या है? आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थिति पा चुके हैं। राष्ट्र की अनिवार्य विशेषताओं में 2 हमारे पास हैं, भौगोलिक अखंडता और सांस्कृतिक एकता। परंतु अब तक हम उस वाणी को प्राप्त नहीं कर सके जिसमें एक स्वतंत्र राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को अपना परिचय देता है। बहुभाषा भाषी देश तो हैं और भी अनेक, परंतु अपनी अविच्छिन्न स्वतंत्रता की तुलना में भारत विषम पराधीनता को झेलता रहा है। हमने झेली है ना पराधीनता, हम अंग्रेजों के पराधीन थे। फिर हमारी परतंत्रता भी आंधी तूफान के समान नहीं आई, वह तो रोग के कीटाणु लाने वाले मंद समीर के समान सांस में समाकर शरीर में व्याप्त हो गई। मतलब एकदम से हमारे ऊपर किसी ने हमला करके कब्जा नहीं किया था, वो धीरे धीरे आए थे अंग्रेज, मंद समीर के भांति। अर्थात वो पहले मसाले बेचने आए, फिर धीरे धीरे यहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने कब्जा कर लिया था। यह हमें ऐतिहासिक सत्य भी विस्मृत हो गया कि कोई विजेता विजित देश पर राजनीतिक प्रभुत्व पाकर ही संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि सांस्कृतिक प्रभुत्व के बिना राजनीतिक विजय न पूर्ण है न स्थायी है। तो यहाँ पर ये सारा इतिहास जानकर हमने क्या बताया कि कोई देश अगर हम पर कब्जा कर लेता है
तो वो पूर्ण उसकी कब्जा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक वो हमारी संस्कृति पे कब्जा नहीं करता था, जब तक वो हमारी संस्कृति को अपना नहीं लेगा, वो हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता। और ये बात इस बात से साबित हुई क्योंकि अंग्रेजों को काफी समय बाद हमारे देश को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि वो अपनी संस्कृति नहीं भूलकर हमारी संस्कृति को अपना नहीं पाए थे। घटनाएं संस्कारों में चिर जीवन पाती हैं और संस्कार के अक्षय वाहक शिक्षा, साहित्य, कला हैं। हमारा जो संस्कार है वो हमेशा जिंदा रहेंगे और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? शिक्षा से मिलते हैं, साहित्य से मिलते हैं, कला से मिलते हैं। दीर्घ काल से विदेशी भाषा हमारे विचार विनिमय और शिक्षा का माध्यम ही नहीं रही, वह हमारे विद्वान और सुसंस्कृत होने का प्रमाण भी मानी जाती रही है। ऐसी स्थिति में यदि हम में से अनेक उनके अभाव में जीवित रहने की कल्पना से सिहर उठते हैं तो आश्चर्य की बात नहीं है। पर रोग की स्थिति को स्थायी मानकर तो चिकित्सा संभव नहीं होती। तो यहाँ पर हमने बताया कि हम बहुत सी विदेशी भाषाओं को लेकर अपने जीवन में लेकर आए हैं। अगर आज ये बोला जाए कि उन विदेशी भाषाओं को आप इस्तेमाल ना करें तो इस बात से हम डर जाएंगे, क्योंकि हमारे डेली रूटीन के ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं, जिनका हिंदी वर्ड हमें पता तक नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है, इसको उन्होंने उदाहरण कितना अच्छा सा दिया है। क्या बोला है? ऐसी स्थिति में यदि हम में से अनेक उसके अभाव में जीवित रहने की कल्पना करें तो सिहर उठते हैं, मतलब हम डर जाएंगे कि अगर हमें अंग्रेजी बोलनी न दे। तो आश्चर्य की बात नहीं है, पर रोग की स्थिति को स्थायी मानकर तो चिकित्सा संभव नहीं है। अब बाहरी चीज को अगर हम अपना मान के चले तो इससे हम कोई उपचार, कोई चीज नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि वो तो बाहरी चीज है, उसे हम अपना मान ही क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा इलाज, फिर अब चाहे कहते हैं ना, हम रोग को, कोई भी हमारे अंदर कोई रोग आ जाए, मान लो हमें खांसी हो जाए, हम माने अरे ये तो ठीक है, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तो क्या हमारी चिकित्सा संभव होगी? हम इलाज ही नहीं कराएंगे, क्योंकि हमको तो वो कोई रोग ही नहीं लग रहा है, तो चिकित्सा हम कराएंगे ही नहीं, तो संभव ही नहीं है वो चीज़। राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए अनेक मनोजगत को मुक्त करना होगा और यह कार्य विशेष प्रयत्न साध्य है, क्योंकि शरीर को बांधने वाली श्रृंखला से आत्मा को जकड़ने वाली श्रृंखला अधिक दृढ़ होती है। तो उन्होंने बोला है कि हम ये जो पाश्चात्य संस्कृति को अंधाधुन एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें इसको रोकना होगा, क्योंकि कोई अगर हमें शारीरिक रूप से बांधता है तो हम उससे आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से किसी चीज़ के गुलाम बन गए तो उसकी आज़ादी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब आते हैं, इस पे प्रश्न है हमारे सामने 5। देखिए क्या है? निम्नलिखित में से प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? अब हमें बताना है सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है। राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास, बहुदेश और हिंदी, स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रभाषा या स्वतंत्र भारत और राष्ट्रभाषा। तो यहाँ पर जो उपयुक्त एकदम शीर्षक है वो है बहुभाषी देश और हिंदी, यानी कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो ऐसे बहुत सारे बहुभाषी देश भी हैं, मगर हिंदी का वहां पर क्या महत्व है ये चीज हमने बताई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्र राष्ट्र की अनिवार्य विशेषता किसे माना गया है? सांस्कृतिक एकता, भौगोलिक अखंडता, का खा दोनों, या संस्कृति का सरलीकरण। तो यहाँ पर जिसको माना गया है वो है का और खा दोनों, यानी कि सांस्कृतिक एकता भी और भौगोलिक अखंडता भी। नेक्स्ट आते हैं, कोई राष्ट्र राजनीतिक प्रभुत्व पाकर भी संतुष्ट क्यों नहीं हो पाता? वो पूरी तरीके से हमारे राज्य पर कब्जा कर लेता है तो इसका राजनीतिक प्रभुत्व है, उसके बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं होता। इसका क्या कारण है? क्योंकि समाज में वह अधिक पाना चाहता है, वो और ज्यादा कुछ पाना चाहता है, क्योंकि सांस्कृतिक प्रभुत्व के बिना राजनीतिक विजय पूर्ण और स्थायी नहीं होती है। तीसरा, कोई दीर्घ काल से गुलामी झेलकर राजनीति में पूर्ण विजय प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि केवल राजनीतिक सफलता से आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है क्योंकि सांस्कृतिक प्रभुत्व के बिना राजनीतिक विजय पूर्ण और स्थायी नहीं होती। जब तक हम सांस्कृतिकता की प्रभुत्वता नहीं लेते, जिस देश पे हमने कब्जा किया है उसकी संस्कृति को हम नहीं अपना लेते, तब तक कोई भी अधिकार हम वहां पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमारे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा के प्रतिष्ठित ना हो सकने का मुख्य कारण क्या था? हमारे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा प्रतिष्ठित नहीं हो पा रही थी, इसका मुख्य कारण क्या था? दीर्घकालीन पराधीनता, अन्य भाषाओं को महत्व देना, भौगोलिक अखंडता को अधिक महत्व देना, विषय की गंभीरता को ना समझना। तो बहुत समय तक हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। इसका सबसे बड़ा कारण है दीर्घकालीन पराधीनता, क्योंकि बहुत लंबे समय तक
हम पराधीन रहे और हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, तो सर्वोपरि भाषा अंग्रेजी मानी जाती थी, हिंदी को यहाँ इतना महत्व नहीं दिया जाता था। इसलिए जब तक हमारा देश पराधीन रहा तब तक हिंदी को यहाँ पर राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है, क्या चीज जरूरी है? विदेशी भाषा की मानसिकता से मुक्ति, मानसिक और आध्यात्मिकता श्रृंखला से मुक्ति, सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जीवन, विशिष्ट कार्यों में लोगों की नियुक्ति। तो राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है विदेशी भाषा की मानसिकता से मुक्त होना। हम अपने राष्ट्रीय जीवन को तभी अपना सकते हैं जब तक हम विदेशी भाषा के मोह को त्यागेंगे नहीं, तब तक। चलिए, प्रश्न संख्या 2 भी खत्म हुआ। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 से हमारे पास हमारे व्याकरण आधारित प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो व्याकरण के हमारे 4 टॉपिक हैं, तो प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 यहाँ तक हमारे व्याकरण के टॉपिक रहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है पदबंध। इस पर आधारित हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 4 प्रश्न करने हैं। चलिए देखिए क्या है। तो ये हमारा रहेगा 4 मार्क्स का। पहला प्रश्न है, पक्षी आकाश में उड़ रहे, वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? अब ऑप्शन दिया गया है, पक्षी आकाश उड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 हैं, पक्षी भी और आकाश भी, ये दोनों ही संज्ञा हैं। इस कंडीशन में अब हम इन दोनों पे तो नहीं लगा सकते। तो इस तरीके के प्रश्न जब भी आपके सामने आए जहां पर 2 संज्ञा हो मगर ऑप्शन इस तरीके से दिए हों अलग अलग, तो उस कंडीशन में उस वाक्य में जो मेन संज्ञा होगी उस पे आपको टिक मार्क करना है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, पक्षी आकाश पूरा ही है, तो यहाँ पर हम पक्षी पर जो है वो टिक मार्क करेंगे, ये एक संज्ञा पदबंध है। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 2, दिल्ली के कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, रेखांकित में पद है। अब आपको बताना है रेखांकित पद है अच्छे हैं, किससे संबंधित है? सबसे पहले तो आपको बताना है अच्छे किससे संबंधित है। अच्छे कौन है? डॉक्टर। तो ये हमारा संबंधित है डॉक्टर से। लेकिन तो इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि ये हमारा विशेषण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बहुत, क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ अच्छे होता तो ये डॉक्टर से संबंधित है, मगर इसमें है भी हमने साथ लिया है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया से संबंधित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रोफेशन है, क्रिया करी जा रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पद। किस लिए? क्योंकि यहाँ हमने है से संबंधित, सिर्फ अगर अच्छे होता तब ये हमारा क्या हो जाता? विशेषण पदबंध। चूंकि अब हमने है भी ले लिया है साथ में, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध रहेगा। बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमको बहुत ध्यान देना होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ एक वर्ड और पूरा पदबंध, इसको पूरा सामने जोड़कर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 3, हाथ में लगी चोट दर्द कर रही है, रेखांकित में कौन सा पदबंध है? अब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? चोट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। क्यों? क्योंकि चोट जो है उसकी क्या विशेषता है? हाथ में लगी हुई है। विशेषण पदबंध हो गया। नेक्स्ट आते हैं, तेज चलने वाली गाड़ी हमेशा जल्दी पहुंची है, रेखांकित पदबंध है हमारा। किसके बारे में बात हो रही है? गाड़ी। गाड़ी की क्या विशेषता है कि वो तेज चलने वाली है, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा विशेषण पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, मुझे छत से चांद दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखना एक क्रिया है और दे रहा है सहायक क्रियाएं हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। चलिए पदबंध हो गया। अब हमारा एक टॉपिक व्याकरण का हो गया। अब हमारे हैं हमारे व्याकरण के दूसरे टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इस पे 5 प्रश्न हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्या दिया है? पहला, दीपू की गाड़ी खराब हो गई, दीपू को वहीं रुक जाना पड़ा का संयुक्त वाक्य होगा। अब 2 वाक्य हैं, इन्हें आपस में जोड़कर हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। नीचे कौन सा सही होगा? देखिए, दीपू की गाड़ी खराब होने के कारण उसे वहीं रुकना पड़ा, ये एक सरल वाक्य में बदल गया, इसलिए ये नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, दीपू की गाड़ी खराब हो गई और उसे वहीं रुकना पड़ा, ये हमें एक संयुक्त वाक्य लग रहा है, इसे हम तब भी आगे के वाक्य पढ़ते हैं। ज्यों ही दीपक की गाड़ी खराब हुई त्यों ही उसे वहां रुकना पड़ा, ये एक मिश्र वाक्य हो गया, नहीं है ये। दीपू को वहीं रुकना पड़ा क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई। तो अब यहाँ पर जो ये अव्यय लगाया गया है ये गड़बड़ है।
ठीक है, जो उसको संयुक्त कर रहा है। इसलिए यहाँ पर सही जो एकदम वाक्य है वो है खा दीपू की गाड़ी खराब हो गई और उसे वहीं रुकना पड़ा, ये एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। अब आपको मिश्र वाक्य ढूंढना है। जब वह धनी हुआ तब भी वह सुखी नहीं है। दूसरा है वह सुखी नहीं है क्योंकि धनी नहीं है। यद्यपि वह धनी है तथापि वह सुखी नहीं है। वह धनी है इसलिए सुखी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा गया है और सभी मिश्र वाक्य फॉर्मेट में ही है, ठीक है। लेकिन अब आपको एकदम सही ढूंढना है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है उसके हिसाब से ये मिश्र वाक्य बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखते हैं सही है कि नहीं है। सही, देखिए यद्यपि तथापि एकदम परफेक्टली मैच यहाँ पर बताया गया है। क्यों इसीलिए इसको हमने सही बोला। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न संख्या 3। शिक्षक के कक्षा में आते ही विद्यार्थी शांत हो गए का संयुक्त वाक्य होगा। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, शिक्षक का आना और बच्चों का शांत होना। ये हमें एक सरल वाक्य में दिया गया है, इसे हमें संयुक्त में बदलना है। शिक्षक कक्षा में आए और विद्यार्थी शांत हो गए, बिल्कुल सही है, परफेक्टली है। तब भी आगे बढ़ते हैं, जो शिक्षक कक्षा में आए त्यों विद्यार्थी शांत हो गए, नहीं ये गलत है। विद्यार्थी के शांत होने का कारण शिक्षक का कक्षा में आना है, नहीं ये भी नहीं है। शिक्षक कक्षा में आए इसलिए विद्यार्थी शांत हो गए, ये भी नहीं सही है। सही हमारा परफेक्टली जो है वो का वाला है, शिक्षक कक्षा में आए और विद्यार्थी शांत हो गए। प्रश्न संख्या 4 है, माताजी ने कहा कि आज खीर बनेगी, वाक्य रचना की दृष्टि से है। अब ये कौन सा वाक्य? माताजी ने कहा कि आज खीर बनेगी, माताजी ने कहा कि, ये एक मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो ये कौन सा आ रहा है? ये एक मिश्र वाक्य है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सायंकाल हुआ और पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट गए, वाक्य रचना की दृष्टि से। सायंकाल हुआ तो पहला वाक्य संपूर्ण है, समुच्चय बोधक समानाधिकरण अव्यय है, इसलिए यहां पर क्या है? संयुक्त वाक्य है। ये क्या है? हमारा संयुक्त वाक्य है। और जो है वो क्या है? समुच्चय बोधक समानाधिकरण अव्यय है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा अव्यय भी ध्यान रखने हैं, हमेशा हमें अव्यय ध्यान रखिए और पहला वाक्य हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। चलिए हमारा दूसरा टॉपिक यहाँ समाप्त हुआ। अब हमारे तीसरे टॉपिक पे व्याकरण के प्रश्न संख्या 5 में है। अब आ रहा है हमारे पास समास। समास पे आधारित हमारे पास 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हमको 4 प्रश्न करने हैं और ये 4 मार्क्स का है। क्या दिया है? पहला प्रश्न, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? नेत्रहीन, विग्रह करिए। इस तरीके से जब भी समास आपके पास आएगा सबसे पहले आपको विग्रह करना है। नेत्र से हीन, अब से के कारण क्या हुआ? से क्या है? एक कारक, और कारक आधारित समास कौन से होते हैं? हमारे तत्पुरुष समास। तो हमारा टिक लगा हुआ है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं, लोहे के समान पुरुष का समस्त पद होगा। लोहे के समान पुरुष, अब इसका समस्त पद क्या है? लोहा पुरुष, लौह पुरुष, लोह पुरुष या लघु पुरुष। तो यहाँ पर जो सही है वो है हमारा लौह पुरुष, यानी कि खा वाला एकदम सही है। अब लोहे के समान पुरुष, समझ गए ना? तो ये हमारा होगा लौह पुरुष, और ये हमारा क्या है? एक कर्मधारय समास है। नेक्स्ट आते हैं, पूजा स्थल शब्द से, पूजा स्थल शब्द है से सही समास विग्रह का चयन कीजिए। पूजा स्थल शब्द है, इसका समय समास विग्रह करेंगे पूजा के लिए स्थल। पूजा के लिए स्थल, के लिए हमारा क्या आया? तत्पुरुष समास, ठीक है। तो यहां पर देखिए पूजा के लिए स्थल तत्पुरुष समास एकदम हमारा सही है। नंबर 4 पे आते हैं, तिरंगा समस्त पद का विग्रह होगा। तिरंगा क्या होगा? 3 रंगों का समाहार। सही क्या है? 3 रंगों का समाहार सही है। 3 है जो रंग, रंगों का समूह या रंगों में 3, सही हमारा क्या आ रहा है? 3 रंगों का समाहार एकदम सही है। अब आते हैं नंबर 5, लाल बाजार समस्त पद में कौन सा समास है? लाल बाजार, इसका हमें समस्त पद निकालना है, यानी कि क्या है? समस्त पद में कौन सा समास है, यानी कि एक समास है और इसका, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? विग्रह, ठीक है। तो विग्रह अगर हम करेंगे तो बाजार है और उसकी खासियत क्या है? लाल। तो क्या होगा? लाल है जो बाजार या बाजार है जो लाल। तो
तो ये जो सही हमारा आएगा वो क्या है, कर्मधारय समास। क्यों, बाजार जो है वो एक विशेष है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, लाल, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्मधारय समास। अब आ रहे हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, मुहावरे। व्याकरण का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुहावरे। मुहावरों पर आधारित हमसे 6 प्रश्न पूछे गए हैं, 6 में से हमको 4 प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो ये है हमारा 4 मार्क्स का। चलिए देखते हैं, एक पढ़ते हैं। पहला है, वर्तमान व्यवस्था के विरोध में मीडिया में डैश उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, वर्तमान व्यवस्था के विरोध में मीडिया में क्या आएगा मुहावरा, आसमान सिर पर उठने लगा, आवाज उठने लगी, उल्टी गंगा बहने लगी, या 19-20 होने लगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, वर्तमान व्यवस्था के विरोध में मीडिया में आवाज उठने लगी, यानी कि लोग इसका जो है विरोध करने लगे। नेक्स्ट है, क्रांतिकारियों ने भारत को आजाद कराने के लिए डैश लिया था। अब क्या लिया था उन्होंने, अन्न जल उठाना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीड़ा उठाना, या आसमान सिर पर उठाना। तो सही क्या है, क्रांतिकारियों ने भारत को आजाद कराने का बीड़ा उठाया था, ये एकदम सही है। बीड़ा उठाना मतलब किसी चीज की जिम्मेदारी लेना। रिश्वत लेते पकड़े जाने पर अधिकारी की शान में डैश यानी कि बट्टा लग गया। बट्टा लग गया ना, मतलब कि किसी की शान में किसी तरह का कोई धब्बा लग जाना, कोई गलत काम करते हैं तो उसको बोलते हैं बट्टा लग जाना। अपनी बात मनवाने के लिए लोग डैश क्या करते हैं, मंच पर आते हैं, मीठी छुरी चलाते हैं, मुंह बनाते हैं, मुट्ठी गर्म करते हैं। तो अपनी बात मनवाने के लिए लोग क्या होते हैं, मीठी छुरी बन जाते हैं, यानी कि बहुत ही मीठी मीठी बात करते हैं, मगर बाद में अपना छुरी का काम क्या है, काटना। पहले तो बड़ा मीठा मीठा बनते हैं और बाद में फिर क्या करते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है, सारा दिन काम करते करते आज डैश लग रहा है। अब सारा दिन काम किया है तो क्या लगेगा भाई, देखते हैं। अंग अंग ढीला होना, कपड़ा ढीला होना, पतलून ढीली होना, रस्सी ढीला होना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब सारा दिन हम काम करेंगे तो हम बहुत ज्यादा थक जाएंगे, तो उसके लिए मुहावरा क्या होगा, अंग अंग ढीला होना। तो क्या है, सारा दिन काम करते करते आज अंग अंग ढीला लग रहा है, अर्थात बहुत थकान लग रही है। नेक्स्ट है, बिना धन के कोई व्यापार करना डैश है। अब डैश की जगह हमें सही मुहावरा लिखना क्या है, घर में उड़ना, आकाश में उड़ना, खुले मैदान में उड़ना, पैरों से उड़ना। तो यहाँ पर क्या है, बिना धन के कोई व्यापार करना आकाश में उड़ने के बराबर है, मतलब ऐसा काम करना जो असंभव है। जब धन नहीं है तो आप व्यापार कैसे करोगे ना, तो आकाश में उड़ने का तात्पर्य एक असंभव कार्य करना, मनुष्य आकाश में नहीं उड़ सकता, तो क्या होगा, ये एक असंभव कार्य है जो करा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक था मुहावरे वो यहाँ पर समाप्त हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करिए। अब हमारी जो बुक है स्पर्श बुक में से हमारा जो काव्य खंड है उसमें से जितने भी पाठ है उसमें से एक अंश हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, इसे पढ़ना है और इस पे आधारित हमारे पास 5 प्रश्न पूछे गए हैं और इनका उत्तर हमको देना है। तो चलिए देखिए क्या है, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च कांक्षाओं के तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो ये हमारा किससे लिया गया है, पाठ है पर्वत प्रदेश में पावस से यह अंश प्रस्तुत किया गया है। यहाँ झरनों के और पेड़ों के बारे में हमें बताया गया। इस पे आधारित अब प्रश्न है क्या, देखिए पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि और कविता का नाम। कविता का नाम तो अभी हमने आपको बता दिया, पर्वत प्रदेश में पावस, और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। तो सही है हमारा गा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों से बहने वाले झरनों की आवाज सुनकर कवि को कैसा लग रहा है। अब जो झरने बह रहे हैं उसके लिए कवि ने क्या बोला है, अब जो बोला है वो उन्हीं को लग रहा है। क्या बोल रहे हैं, मानो वे पर्वत का गुणगान कर रहे हैं, मानो वे अपनी सुंदरता का गुणगान कर रहे हैं, मानो वे संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हो, मानो उनके समान कोई दूसरा ना हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मानो वे
पर्वतों का गुणगान कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। पद्यांश के अनुसार झरनों की आवाज का कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब झरनों की आवाज का कवि को कैसा लग रहा है? वे कवि को नीरस बनाते हैं, वे कवि में नया जोश भरते हैं, वे कवि का मार्ग अवरुद्ध करते हैं, वे कवि को निराशा प्रदान करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं झरने? वो कवि में नया जोश भर रहे हैं, बहुत ज्यादा वो जो है जोश भर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, पेड़ शांत आकाश को किस प्रकार निहार रहे हैं? पेड़ जो है वो शांत आकाश को किस प्रकार निहार रहे हैं? ऊंचा उठकर, बिना पलक झपकाए, प्रसन्न भाव से या निराशपूर्ण से? तो वो क्या हो रहे हैं? वो झांक रहे हैं बिना पलक झपकाए। ऐसे ना ऊपर आकाश की तरफ जैसे एकदम उठे हुए पर्वत से ऐसे करके उठ जाते हैं, तो जैसे उनको ऐसा ऊपर आसमान में ऐसा लग रहा है, बिना पलक झपकाए उनको ताक रहे हैं। झर झर, नस नस और उठ उठ में कौन सा अलंकार है? अब देखिए, झर झर का मतलब क्या है? गिरना। नस नस मतलब एक ही शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया है और दोनों ही बार उसका सेम अर्थ है। तो यहां पर कौन सा हमारा हो जाएगा? वो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहां पर। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 8 पे। यहाँ क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे काव्य खंड से ही हमारे सामने 2 प्रश्न रखे गए हैं, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। ये है हमारे 2 मार्क्स का। तो पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी कौन होता है? अब यहाँ पर बताना है मनुष्य कहलाने का, मनुष्यता कविता से लिया गया है। कौन होता है मनुष्य कहलाने का अधिकारी? जो स्वयं के जीवन को सुखमयी बनाता है, जो दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है, जो मृत्यु से भयभीत नहीं रहता, जो हमारी याद में आंसू बहाता है। तो सही ऑप्शन है जो दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता, मतलब अर्थात जो परोपकार में करता है, यानी कि हम अपना तो भला कर रहे हैं लेकिन साथ में हम दूसरे का भी हित करें। ऐसे लोग ही जो हैं वो वास्तव में मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण ने नरहरि का रूप क्यों धारण किया था? उन्होंने नरहरि का रूप किस लिए धारण किया था? जंगल में विचरण करने के लिए, अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, कंस को मारने के लिए। तो उन्होंने क्या किया था? अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए उन्होंने नरहरि का रूप धारण किया था। नरहरि मतलब नरसिंह का रूप। शरीर नर का और सिर जो था वो किसका? सिंह का था। तो उन्हीं को हम बोलते हैं नरहरि। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 में हमारी स्पर्श बुक का जो क्या कहते हैं गद्य खंड है, उसमें से एक गद्यांश रखा गया है। ठीक है, उसे हमें यहाँ पर पढ़ना है और उस पर आधारित 5 प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। तो हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर इसके उत्तर देंगे। पहला पढ़ना शुरू कर रहे हैं। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहां हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसीलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो हम उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। तो ये चैप्टर हमारा झेन की देन से था, वहाँ से हमने इसको लिया है। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा। इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक बताइए। तो हमने बताया झेन की देन रविंद्र केलेकर ये राइटर हैं इसके। नेक्स्ट आते हैं, चाय पीने की विधि में लेखक को मुख्य बात क्या लगी? वो जो चाय पीने की विधि थी उसका मुख्य बात क्या थी? कम लोगों का प्रवेश, साफ सफाई का विशेष ध्यान, शांति की व्यवस्था, चाय परोसने का ढंग। तो लेखक को जो सबसे विशेष लगा वो था शांति की व्यवस्था, यानी कि वो पूरे उसमें सबसे ज्यादा शांति रखी गई थी, इसलिए वहां पर न ज्यादा लोगों को प्रवेश दिया जा रहा था और ना ही आपको बात करने की परमिशन थी। मतलब जो भी आपको करना था एकदम चारों तरफ इतनी शांति थी कि पानी का उबलना तक उन लोगों को सुनाई दे रहा था।
चाय पीने का सिलसिला कितनी देर तक चलता रहा? 2 घंटे, अनंत काल तक, 1.5 घंटे तक, या केवल 2 मिनट तक? तो ये सिलसिला चला था 1.5 घंटे तक, यानी 1.5 आवर तक ये सिलसिला चला था। 2 घूंट चाय को लंबे समय तक पीने का उद्देश्य क्या था? अब यहाँ पर इतनी जरा सी चाय को 1.5 घंटे तक पीने को क्यों कहा गया? इसका कारण क्या था? समय व्यतीत करना था इसलिए, मानसिक शांति प्राप्त करनी थी, मित्रों के साथ अच्छा समय बिताना था, या चाय के स्वाद का आनंद लेना था? भाई वहां पर लोग जाते क्यों थे? टी सेरेमनी में क्यों जाते थे? क्योंकि जापान के लोगों को मानसिक तनाव बहुत ज्यादा था, तो वो टी सेरेमनी उन्हें मानसिक शांति प्राप्त कराती थी। तो यही इसका मेन उद्देश्य था। लेखक को चाय पीते समय कैसा अनुभव हुआ? जब वो चाय पी रहे थे उन्हें कैसा अनुभव हुआ? जैसे वह उलझन में पड़ गया हो, जैसे वह अनंत काल में जी रहा हो, जैसे वह भूतकाल में चला गया हो, जैसे उसे भविष्यकाल दिखाई दे रहा हो। तो उन्हें कैसे महसूस हुआ था? जैसे वह अनंत काल में चला गया। ऐसा काल जहाँ ना शुरुआत है, ना अंत है, ना कुछ है, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। तो अब आ गए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 पे। यहाँ क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे पास हमारे गद्य खंड के जो अध्याय है ना, उसी में से 2 प्रश्न रखे गए हैं। इन दोनों ही प्रश्नों को हमें बहुत सावधानी से करना है। तो ये हमारे 2 मार्क्स के हैं। क्या है? गांधी जी अपने विलक्षण आदर्श क्यों चला सके? क्यों वो अपने सारे आदर्शों को चला सके? क्यों? व्यावहारिकता को पहचानने के कारण, जनता के विचारों के कारण, देश की जरूरत के कारण, आदर्शवादिता के कारण। तो गिन्नी का सोना जो हमने पढ़ा ना, जैसे जैन की देन था, उसी तरह उसमें एक और था गिन्नी का सोना, तो वही उसी से ये लिया गया है। तो क्यों चला सके वो अपना आदर्श, विलक्षण आदर्श? क्योंकि व्यावहारिकता को पहचानने के कारण। मतलब हमें व्यवहार में क्या चीजें लानी है, जो उनके आदर्श थे वही उन्होंने व्यवहार में लाए। ये नहीं था उन्होंने दिखावा नहीं किया, तो इसीलिए वो हमेशा चल पाए। नेक्स्ट है, लेखक की मां से कबूतर का अंडा टूट जाने पर उसकी मनः स्थिति कैसी थी? चैप्टर है अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले, उसमें से लिया गया है। तो क्या था? लेखक की मां से अंडा टूट गया था, ठीक है ना भाई। एक अंडा तो बिल्ली ने गिरा दिया था और दूसरा वो बचाना चाह रही थी, मगर वो उनसे टूट जाता है। तो फिर क्या होता है? उनकी मनः स्थिति कैसी थी? भाई उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत उन्हें दुख हुआ था, बहुत। और फिर उन्होंने रोज़ा रखा था और पूरे टाइम वो रोती रही थी और भगवान से, अपने ईश्वर से इस गुनाह के लिए माफ़ी मांगती रही थी। तो क्या था? वह मन ही मन अत्यंत दुखी थी, वह सहज एवं गंभीर थी, वह धार्मिक मान्यताओं के प्रति उदासीन थी, वह अत्यंत खुश थी। तो सही क्या है? वह मन ही मन अत्यंत दुखी थी। चलिए अब हम आ गए अपने खंड बा पे, ठीक है। अब कहाँ पर आ गए हम? खंड बा में। खंड बा में हमारा टोटल वर्णनात्मक प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। जितने भी वर्णनात्मक प्रश्न हैं हमसे यहाँ पर हमें सभी प्रश्नों के उत्तर पूरी तरीके से डिटेल में देने हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 11 से हमें शुरू हो रहा है। तो क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में हमें देने हैं। अब हमारे पास क्या है? 3 प्रश्न रखे गए हैं, 2 प्रश्न हमको देने हैं। अब यहाँ पर जो हमारा गद्य खंड है ना स्पर्श बुक का, उससे प्रश्न है। कितने? 3 प्रश्न है, 2 करने हैं, 60 शब्दों में हम इसके उत्तर देने हैं। यहाँ पर एक प्रश्न हमारा 3 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 11 हमारी हो गई 6 मार्क्स की, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हमारी फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है? तीसरी किस्म के शिल्पकार शैलेंद्र के आधार पर बताइए। त्रासद मतलब बहुत ही जो दुखद घटना होती है, जहाँ पे लोग रोते हैं, तकलीफ में होते हैं, उन्हें बहुत ग्लोरीफाई कर दिया जाता है। कहने का मतलब कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया जाता है, वो नेचुरल नहीं रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये हमें तीसरी किस्म के शिल्पकार शैलेंद्र के आधार पर बताना है। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। हिंदी फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई इसलिए कर दिया जाता है ताकि ग्लोरीफाई करने से उपजी नाटकीयता के कारण दर्शक उस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा हॉल तक आएं और फिल्म के टिकटों की बिक्री बढ़े, जिससे उन्हें फायदा पहुंचे। तो क्यों बढ़ाया जाता है? बढ़ाने का कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उसको देखने के लिए आए। भाई ज़्यादा हम अपनी रूटीन लाइफ तो देखते ही रहते हैं, अब उससे बढ़ चढ़ की कोई चीज़ देखेंगे तभी हमको देखने का इंटरेस्ट आएगा। अगर रूटीन लाइफ ही वहाँ प्रस्तुत कर देंगे तो लोग उसे देखने नहीं जाएंगे। तो वहाँ से अलग हट कर देखने के चक्कर में हम वहाँ जाते हैं, और हम जब ज़्यादा लोग जाएंगे बिक्री होगी और उनका फ़ायदा होगा।
दूसरा प्रश्न है, प्रकृति के साथ मानव के दुर्व्यवहार और उसके परिणामों को अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए। प्रकृति के साथ मानव किस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, इस पर हमें और उसके परिणामों पर हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। चैप्टर है अब कहां दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पर। अब कहां दूसरे के दुख दुखी होने वाले पाठ के आधार के अनुसार मानव ही प्रकृति में आए असंतुलन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि पर्यावरण में प्रदूषण का कारण हम हैं। इसी कारण जो है ये असंतुलन पैदा हो रहा है। ईश्वर ने धरती के साथ साथ अनगिनत ऐसी वस्तुएं बनाई जो मानव हित में हैं, लेकिन स्वयं को बुद्धिमान समझने वाला मानव इन सब से लाभ उठाकर स्वार्थी हो गया है। स्वार्थ के वशभूत होकर उसने नई नई खोज करनी शुरू कर दी है। नई नई खोजों की लालसा में उसने प्रकृति का अत्यधिक दोहन करना शुरू कर दिया। मतलब हम इतना ज्यादा हरियाली को काट रहे हैं, उससे इतना ज्यादा हम ले रहे हैं कि वो उस चीज को दोबारा में, प्रकृति का काम क्या, हम उससे जो लेते हैं वो अपने आप फिर से डेवलप कर लेती है, लेकिन डेवलप करने के लिए हमें उसको टाइम देना पड़ता है। और हम क्या है, लेते जा रहे हैं और इतना ज्यादा ले रहे हैं कि प्रकृति उसे दोबारा पैदा नहीं कर पा रही है। दोहन इतना अधिक है कि सहनशील प्रकृति की व्याकुल हो उठी है। अब इतनी ज्यादा हम ले रहे हैं कि अब जो सहनशील प्रकृति थी उसने भी अब क्या किया है, अपना जो है बदला लेना शुरू कर दिया। तभी जो है असामान्य असंतुलित जो है हमारा पर्यावरण होने लगा है। समय समय पर उसने अपनी व्याकुलता छोटी छोटी प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफानों का आना, असमय वर्षा होना, बाढ़ आना, अत्यधिक गर्मी व सर्दी होना आदि माध्यमों से प्रकट किए। ये सब हो रहा है, परंतु लालच के वशीभूत मानव प्रकृति की इन चेतावनियों को अनदेखा करता रहा है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज मनुष्य ऐसी भयंकर प्राकृतिक आपदाओं को झेल रहा है जिसका समाधान वह बुद्धि के बल पर नहीं कर पा रहा है। वह निरीह और असहाय सा सब कुछ नष्ट होते हुए देखने के लिए विवश है। मतलब जब वो छोटी छोटी चेतावनी दे रही थी प्रकृति, तो हमने नहीं सुना। अब नतीजा क्या हुआ है कि ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जिसमें हम सिर्फ मात्र एक दर्शक बनकर दे सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें उसके प्रकोप को झेलना ही पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादी मनुष्य तथा आदर्शवादी मनुष्य की विचारधारा का अंतर स्पष्ट कीजिए। गिन्नी के सोने से दिया गया है। आपको व्यवहारवादी व्यक्ति और आदर्शवादी व्यक्ति इन दोनों की विचारधाराओं के अंतर को बताना है। ठीक है, कि देखिए कैसे है। समाज में मनुष्य के दो रूप सामने आते हैं, एक व्यवहारवादी और दूसरा आदर्शवादी। व्यवहारवादी मतलब हमारा जो बिहेवियर होता है, जो हम जैसे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारा व्यवहार है। और जो हमारा आदर्श, जो चीज़ें हम मानते हैं उन्हें हम व्यवहार में लाते हैं। आदर्शवादी जो अपने आदर्शों पर ही चलते रहते हैं। ठीक है, व्यवहारवादी लोग हमेशा सतर्क रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। मतलब जैसे एक व्यापारी होता है, उसका नेचर क्या है, इसमें लाभ है तुम यहाँ चलेंगे, हानि है तुम नहीं चलेंगे। वे जीवन में सफल होते हैं, दूसरों के से आगे भी जाते हैं, परंतु व्यवहार केवल अपने लिए लाभकारी होता है, संपूर्ण समाज के लिए लाभकारी नहीं होता। वो क्या है, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, समाज का फायदा नहीं देखता है वो। जबकि आदर्शवादी लोग सदैव ऊपर चढ़ते हैं, परंतु अकेले नहीं, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलते हैं। और व्यवहारवाद जो आदर्शवादी लोग होते हैं, उनके आदर्श अपने आप तो वो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरे लोगों को भी अपने साथ ऊपर लेकर चलते हैं। उनका प्रत्येक कार्य समाज के हित में होता है। समाज के पास यदि शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों की ही देन है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। तो ये अंतर है, ये हमने स्पष्ट कर दिया। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 12 पे। क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में हमको देने हैं। अब ये हमारे काव्य खंड से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, काव्य खंड से 3 प्रश्न हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न हमारा 3 मार्क्स का है, तो टोटल हमारा हो गया प्रश्न संख्या 12 कितना, 6 मार्क्स का। ठीक है, तो काव्य खंड से हमारे पास ये है। पहला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता में कवि की प्रार्थना से क्या संदेश मिलता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आत्मत्राण जो कविता हमने पढ़ी है, तो उसमें क्या था कि कवि ने यहाँ पर क्या क्या चीजें बोली थी कि हमें आप तकलीफ ना दो, मैं ये नहीं बोलता,
आप जो है मुझे बस इतनी शक्ति दो कि मैं उन तकलीफ़ों का सामना अच्छे से कर सकूँ। वो अपने लिए हिम्मत मांगता है। कोई मेरा साथ दे ना दे, मैं इससे निराश ना हूँ, ये वो मांगता है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि वो तकलीफ़ों से नहीं डर रहे हैं, वो बस अपने लिए हिम्मत मांग रहे हैं, अपने लिए बुद्धि मांग रहे हैं कि मैं उनसे लड़ सकूं। साथ ही अगर मैं सुख के मैं इतनी भी आप मुझे हिम्मत दीजिए कि जहाँ मैं दुख के समय में आपको याद करता हूँ, तो सुख के हर पल में भी मैं आपको, ईश्वर को याद कर सकूँ। तो यही प्रार्थना हमें क्या संदेश दे रही है, अपने शब्दों में हमें लिखना है। सॉरी। तो क्या है, आत्मताड़ कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने काम एवं दायित्वों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ पूर्ण करें। हम अपने कार्यों के लिए ईश्वर पर निर्भर ना रहें, बल्कि स्वयं के अंदर ऐसी शक्ति एवं क्षमता विकसित कर लें जिससे विषम परिस्थितियों एवं कठिनाइयों से जूझने की शक्ति हमारे अंदर आए। हम ये ना हम बैठे रहें, ईश्वर करेगा तो ऐसा होगा, ईश्वर करेगा तो वैसा होगा, नहीं, हमें अपने आप जो है ये सारी चीजें करनी है। तो ये सारी शक्ति हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। हमारा आत्मबल एवं पराक्रमण डगमगाए नहीं। हम प्रभु यानी ईश्वर पर कभी भी संशय ना करें, हम शक ना करें ईश्वर ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। ईश्वर सबको अपने कर्मों का फल देता है, तो हमें ईश्वर पर शक नहीं करना। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे कर्म कुछ गलत रहे होंगे, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। उनकी क्षमता असीमित है, लेकिन अपने प्रभु से हमें अपने दुखों को हरने की, समाप्त करने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हम ये नहीं बोले कि आप हमारे दुख हर लीजिए, बल्कि आप हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम इन सभी का सामना कर सकें। हमें स्वयं की क्षमता पर विश्वास करना चाहिए और अपने जीवन की विषम परिस्थितियों का स्वयं ही डटकर सामना करना चाहिए। वास्तव में हमें अपने ईश्वर या प्रभु से विषम परिस्थितियों में कठिनाइयों से सामना करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ईश्वर की क्षमता पर संशय ना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने तथा शक्ति एवं साहस प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम अपनी मुसीबतों से स्वयं ही संघर्ष कर सकें। यानी कि हमें शक्ति और साहस मांगना चाहिए, ना कि हम ये कहें कि आप मुझे दुखी मत दो। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई कौन कौन से तर्क देकर श्री कृष्ण के दर्शन देने की प्रार्थना कर रही हैं। उन्होंने कौन कौन से तर्क दिए हैं, क्यों वो श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। तो इसे हमने कैसे किया है, पॉइंट्स में दे दिया आपके लिए। देखिए क्या है, मीराबाई निम्नलिखित तर्क देकर श्री कृष्ण के दर्शन देने की प्रार्थना कर रही हैं। हे प्रभु, आपने द्रौपदी की लाज बचाकर उसे उबारा था, इसलिए मुझे भी उबारे। तो क्या तर्क दिया, आपने द्रौपदी को बचाया है, इसलिए आप भी हमारी मनोकामना पूर्ण करें और मुझसे जो है भेंट करें। आपने गजराज को मगरमच्छ से बचाकर उबारा, इसलिए मुझे भी उबारे। गजराज को बचाया था कि किस तरीके से, जब वो गजराज नदी पार कर रहे थे तो मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया था ना, और वो डूबने लगे थे। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया था, प्रभु ने जो है वो मगरमच्छ से गजराज की रक्षा करी थी और उन्हें पार लगाया था। आपने नरसिंह रूप धारण कर भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाया, इसलिए मुझे उबारे। तो हिरण्यकश्यप को आपने बचाया, हिरण्यकश्यप को आपने मृत्यु दी और प्रहलाद को बचाया। तो उसी तरीके से आप भी मेरे मन की इच्छा पूर्ण कीजिए। मैं आपकी भक्त हूँ, आपकी भक्ति के लिए मैं आपकी सेविका भी बनने को तैयार हूँ। तो यहाँ तक कि वो सेविका तक बनने के तैयार हैं। तो ये सारे तर्क जो हैं मीराबाई जी ने दिए थे श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3। अपने अंदर का दीपक दिखाई देने पर कौन सा अंधियारा कैसे मिट जाता है, कबीर की साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अपने अंदर हमें कौन सा दीपक दिखाई देता है, हमें ज्ञान का, प्रभु का दीपक दिखाई देता है, प्रभु की भक्ति का दीपक दिखाई देता है। तो हमारे अंदर से अहंकार रूपी अंधकार मिट जाता है। तो क्या है, देखिए, दीपक प्रकाश फैलाने का माध्यम है, इससे अंधकार का नाश होता है। कबीर ने अपनी साखी में दीपक को ज्ञान के प्रतीक के रूप में रखा है। ज्ञान आंतरिक दुष्प्रवृत्तियों को नष्ट करता है, यानी हमारे अंदर की बुराइयों को खत्म कर देता है। मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियां अंधकार के समान ही हैं। ज्ञान की ज्योति से अंधकार का मिटना मनुष्य को एक नई पहचान देता है। ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य को आंतरिक अंधकार के कारण नहीं हो पाता। इस अंधकार के समाप्त होते ही मनुष्य का ईश्वर से एकाकार हो जाता है। जैसे ही ये अंधकार मिटता है, हमारा क्या होता है, हम ईश्वर से मिल जाते हैं। तो ये अंधकार हमारा क्या है, अहंकार। जैसे ही हमारे अंदर का अहंकार मिटता है, हम ईश्वर से मिल जाते हैं।
अपने अंदर का दीपक दिखाई देने पर अपने पराये का भेद मिट जाता है। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य का ईश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश से साक्षात्कार होता है, तो उसके मन के सारे प्रश्न, भ्रम, संदेह समाप्त हो जाते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। तो जिस तरीके से दीपक अंधकार को मिटाता है, उसी तरह ईश्वर की भक्ति, प्रेम जो है उनका साथ हमारे क्या होता है, हमारे अंदर से जितनी भी गलत चीजें हैं, भ्रम है, संशय है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन सभी को का नाश कर देता है। तो चलिए यहाँ पर अब हमारा प्रश्न संख्या 12 खत्म हुआ। अब आता है हमारा प्रश्न संख्या 13। क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में हमें देने हैं। अब हमारी पूरक पुस्तिका है संचयन, ठीक है। संचयन के जो पाठ हैं उनमें से हमारे सामने 3 प्रश्न रखे गए हैं, कोई 2 प्रश्न करने हैं 60 शब्दों में। तो ये हमारा 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। तो टोटल हो गया 6 मार्क्स का, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं। पहला प्रश्न है, एक स्थान पर हरिहर काका ने कहा, मैं मर जाऊं लेकिन जीते जी एक घुर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। हरिहर काका के ऐसा कहने के पीछे कौन सा दर्द था? क्या आप हरिहर काका की इस बात से सहमत हैं? अब ये बात उन्होंने अपने भाइयों से ले कही थी। जिस तरीके से महंत ने उन्हें जो है अपहरण किया, उनको टॉर्चर किया ज़मीन को पाने के लिए, सेम उसी तरीके से मारपीट कर रहे थे उनके भाई जो है ज़मीन को पाने के लिए। इसीलिए उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। तो यहाँ दर्द क्या था? चलो ठाकुरबाड़ी का महंत तो पराया था, लेकिन तुम तो सब अपने ही थे, तो तुमने मुझे इतना दो। भाई अपने और पराये का दर्द, और अपने हमें लग रहा था तुम हमारे साथ हो, प्यार दोगे, लेकिन ये सारा दर्द उनके अंदर छिपा हुआ था। तो क्या है देखिए, हरिहर काका को महंत और उसके साथियों द्वारा किए गए अत्याचारों से बहुत दुख हुआ था। इसके बाद जब वे अपने घर आ गए और घर पर उनके परिवार के सदस्यों ने भी उनसे महंत और उनके साथियों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि महंत तो पराया था, लेकिन ये तो मेरे अपने हैं, ये मुझ पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? यही कारण है कि जब परिवार के सदस्यों ने जोर जबरदस्ती द्वारा उनसे जमीन अपने नाम लिखने को कहा, तो उन्होंने कह दिया, चाहे वे मर क्यों न जाएं, किंतु अपनी जमीन उनके नाम नहीं लिखेंगे। हम हरिहर काका की इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि यदि परिवार के सदस्य भी बाहर के लोगों की तरह व्यवहार करने लगे और जोर जबरदस्ती पर उतर आए, तो उनमें और बाहरी व्यक्तियों में क्या अंतर रहेगा? तो ये मतलब एक अपने पराये का जो तकलीफ थी वो चीज़ थी। महंत पराया था, लेकिन ये सब तो अपने थे, कितने तरीके से व्यवहार वो कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सपनों के इस दिन पाठ में हेडमास्टर शर्मा जी की बच्चों को मारने पीटने वाले अध्यापकों के प्रति क्या धारणा थी? जीवन मूल्यों के संदर्भ में उनके औचित्य पर विचार लिखिए। अब क्या था, जो हेडमास्टर शर्मा जी थे ना, वो बच्चों को मारते पीटते नहीं, डांटते नहीं थे, मतलब मारना जो काम है वो नहीं करते थे। लेकिन जो दूसरे अध्यापक थे पीटी वाले, वो बहुत मारते थे। तो उसके प्रति उनकी क्या अवधारणा थी वो आपको लिखनी है। विद्यालय के हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी का स्वभाव अत्यंत कोमल व स्नेह भरा हुआ था। वे विद्यार्थियों को गलतियां होने पर भी कठोर दंड देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। भाई गलतियां हैं, बच्चों से ही होंगी ना, उस पर बहुत सख्त पनिशमेंट देने के पक्ष में वो नहीं रहते थे। अपने इन्हीं सिद्धांतों की वजह से उन्होंने पीटी के अध्यापक प्रीतम चंद द्वारा 4वीं कक्षा के विद्यार्थी को सजा दिए जाने पर उन्हें डांटते हुए विद्यालय से निलंबित कर दिया था। जब उन्होंने देखा कि प्रीतम चंद इतना मारते हैं, इतनी बुरी पनिशमेंट देते हैं, तो उन्होंने उनको वहां से निकाल दिया। बर्बरतापूर्ण व्यवहार पूर्णता अनुचित है। हेडमास्टर शर्मा जी का विद्यार्थियों को सजा ना देने का सिद्धांत शिक्षक विद्यार्थी के संबंधों को दृढ़ता प्रदान करने के लिए उचित आवश्यक है। तो देखिए क्या होता है, बच्चे को आप जितना मारेंगे ना, वो आपसे उतना डर तो जाएगा, उस समय मान लेगा, लेकिन आपके लिए उसके पास इज्जत नहीं रहेगी और आगे वो आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप प्यार से कोई चीज़ समझाते हो, सब करते हो, तो वो समझेगा कि वो हमें समझ रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए, वो हमें इतना प्यार दे रहे हैं, तो हमें उनकी बातों को मानना चाहिए।
मेन है प्यार और इज्जत, और जो हमारे हेडमास्टर जी बच्चों को देते थे, इसलिए बच्चे उनकी बात मानते थे। मगर प्रीतम चंद्र जी के साथ क्या था, अरे ठीक है 4 मानेंगे ना, सह लेंगे, उनकी बात वो लोग मानने को तैयार नहीं होते थे। साथ ही विद्यार्थी विद्यालय में विद्यार्जन के लिए आते हैं, यदि उन्हें वहां अध्यापकों द्वारा दंडित किया जाएगा तो वह शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया में भी बाधक बनकर सामने आएगा। तो अब क्या है, बच्चे स्कूल आने से डरेंगे, आएंगे नहीं पढ़ने, तो वो शिक्षा ही नहीं ले पाएंगे, तो ये भी एक कारण हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप मास्टर प्रीतम चंद्र के प्रति विद्यार्थियों के व्यवहार को लिया जा सकता है, जो सदैव उनसे भयभीत रहा करते थे और उनके निलंबित होने के उपरांत भी फारसी की घंटी बजते ही उनके चेहरे पर डर से मुरझा जाया करते थे। वो फारसी पढ़ाते थे, जैसी घंटी बजी उनका पीरियड हुआ, लेकिन तब भी वो सभी डर जाया करते थे। अतः विद्यार्थियों को पढ़ाने के नाम पर पीटने वाले अध्यापकों के प्रति हेडमास्टर शर्मा जी का व्यवहार पूर्ण रूप से उचित एवं सराहनीय है। मतलब उन्होंने जो काम किया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असफलताएं हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर देती हैं। अपने जीवन की किसी घटना का उल्लेख करते हुए टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब क्या है ना, असफलताएं यानी कि हम जब कोई चीज़ें अचीव नहीं कर पाते तो ये हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी है तो वो आपको लिखनी है, लेकिन पहले आप टोपी शुक्ला के पाठ के आधार पर लिखोगे। टोपी शुक्ला पाठ में क्या हुआ था, वो कई बार फेल हुआ था, लेकिन बाद में पास हुआ ना, तो वही चीज़ें बतानी। देखिए, यह पूरी तरह सच है कि असफलताएं हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर प्रदान करती हैं। असफल होने के बाद व्यक्ति के अंदर कुछ परिवर्तन आता है। यही कारण है कि असफल होने के बाद व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए दोगुना प्रयास करता है। असफलता की पीड़ा उसे सफलता पाने के प्रयास करते रहने को प्रेरित करती है। यानी कि हम अगर कुछ अचीव नहीं कर पाए ना, तो वो हमारे अंदर टीस आती है और फिर हम दोगुनी मेहनत करते हैं, दोगुनी ताकत लगा देते हैं उस चीज़ को पाने में, और तब हम उसको पा लेते हैं। मुझे भी याद है, जब मैं 7वीं कक्षा में था तो अपनी कक्षा में मैं अनुत्तीर्ण हो गया, जिसके कारण मेरे सभी दोस्तों एवं पड़ोसियों ने मेरा काफ़ी मजाक उड़ाया। स्थिति इतनी बदतर लगने लगी कि मैंने घर से निकलना भी काफ़ी कम कर दिया। अपने दोस्तों के साथ मैं खेलने भी नहीं जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अंतर्मुखी बन गया, मतलब बहुत ही इंट्रोवर्ट हो गया, मतलब लोगों से बात नहीं करता था। मुझे लोगों के बीच जाना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की कि अगले वर्ष की परीक्षा में मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया। मैंने अपने परिश्रम से मजाक उड़ाने वालों का मुंह बंद कर दिया। इसका सर्वाधिक लाभप्रद परिणाम यह निकला कि अब कोई भी परीक्षा हो, मेरी तैयारी इतनी जबरदस्त रहती है कि हमेशा प्रथम 3 लोगों में मेरा नाम रहता है। वह सिलसिला अभी तक चल रहा है। टोपी शुक्ला कहानी में भी टोपी शुक्ला किसी ना किसी कारण से बार बार फेल हो जाता, लेकिन अंततः वह प्रतिकूल माहौल में रहने के बावजूद परिश्रम करके सफल हो जाता है। हम सबको अपनी असफलता से प्रेरणा लेकर सफलता प्राप्त करनी चाहिए और कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। तो आपके जीवन में अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो आप उसे यहाँ पर बता सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ से हमारा पूरा लेखन कार्य शुरू होता है, जिसमें अनुच्छेद हैं, हमारे पास में पत्र हैं, विज्ञापन है, ईमेल है, ये सभी कुछ आएगा, लघु कथा भी है। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास 14th क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, अनुच्छेद लेखन आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 में से हमको 1 करना है, और ये हमारा रहेगा आपका 5 मार्क्स का। क्लियर? तो अब इसमें आपको जो सबसे मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो है कि जो हमारे पास में अनुच्छेद लेखन आता है वो टॉपिक हमें टॉप हेडिंग में देना पड़ता है, और उसके बाद जो भी संकेत बिंदु है इसे हम इसकी हेल्प से हम लिखेंगे अंदर कि हमें क्या क्या लिखना है, ये हेल्प के लिए दिया गया है, लेकिन इसे एज अ हेडिंग हमें कहीं इस्तेमाल नहीं करना है। कैसे है ये आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ। लिखने के तरीके आप पर डिपेंड करते हैं, लेकिन जो आपको संकेत बिंदु पूछा जा रहा है आपको उसी के आधार पर ही लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है वृक्षारोपण का महत्व। ठीक है, वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष लगाने की क्या इंपॉर्टेंस है।
अब इसको आपको 3 संकेत बिंदु पे हमें समझाना है। वृक्षारोपण का अर्थ क्या होता है, दूसरा है वृक्षारोपण क्यों करते हैं हम, क्यों, किस लिए ज़रूरी है ये, हमारा दायित्व, इसमें हमारा दायित्व क्या है, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स पे हमको यहाँ पर ये क्लियर करना है। तो जो भी आप, क्योंकि 3 हमारे पास ऑप्शन है, 3 अनुच्छेद में से जो भी हो आप अनुच्छेद करने जा रहे हैं उसको आप मिडिल टॉप हेडिंग में डाल देंगे। क्या है, वृक्षारोपण का सामान्य अर्थ है वृक्ष लगाकर उन्हें उगाना जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। वृक्षों का मानव जीवन में बहुत महत्व है। वृक्षारोपण इसलिए आवश्यक है ताकि वृक्ष सुरक्षित रहे। यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन शून्य होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस प्रकार वृक्षारोपण पर्यावरण को संतुलित कर मानव के अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए वैश्विक संगठनों द्वारा किए गए हर प्रयास में वृक्षारोपण पर विशेष जोर दिया जाता है। आप किसी भी कार्यक्रम में जाइए, इवन आप बहुत जगह देखेंगे लोग पेड़ गिफ्ट करते हैं। गिफ्ट क्यों करते हैं कि आप वृक्ष को लगाइए। तो यहाँ पर वृक्षारोपण का बहुत महत्व है हमारे, क्योंकि जब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तब से इसका बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। क्यों, क्योंकि पेड़ लगाने से वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सक करता है और जो है हमें ऑक्सीजन देता है। इसलिए इसके महत्व को बहुत इम्पोर्टेंस देनी जाने लगी है। भारत सरकार भी विभिन्न राज्यों में वृक्षारोपण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी संगठन भी वृक्षारोपण कार्य करते हैं। वृक्षारोपण के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए लोगों को वृक्षों से होने वाले लाभों से अवगत कराकर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना होगा। कुछ संस्थाएं तो वृक्षों को गोद लेने की परंपरा भी कायम कर रही हैं। शिक्षा के पाठ्यक्रम में वृक्षारोपण को भी पर्याप्त स्थान देना होगा। पेड़ लगाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। यदि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो एवं हम पर्यावरण की सुरक्षा के साथ सामंजस्य रखते हुए संतुलित विकास की ओर अग्रसर हो, तो इसके लिए हमें अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण का सहारा लेना होगा। तो इस तरीके से ये जो 3 पॉइंट्स थे हमारे, यानी कि 3 संकेत बिंदु थे, उसी के आधार पर हमने देखिए पूरा अनुच्छेद आपको क्लियर कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास है इंटरनेट की दुनिया। इन सब से हम वाकिफ़ हैं, इंटरनेट की दुनिया क्या होती है। अब मगर हम वाकिफ़ तो हैं, इससे ये मतलब नहीं है कि जो मर्जी आए वो लिखेंगे। इसमें सिर्फ आपको 3 चीज़ों के बारे में ही लिखना है। पहला है इंटरनेट का तात्पर्य, इसका क्या अर्थ होता है। फिर है सूचना का मुख्य साधन है, ये चीज़ आपको बतानी है। तीसरा है इससे क्या लाभ है और क्या हानि है। सिर्फ इन 3 चीज़ों को ही हमें इसके अंतर्गत बताना है। तो सबसे पहले आप मिडिल टॉप हेडिंग डाल देंगे इंटरनेट की दुनिया जो आप ले रहे हैं। फिर हम लिखने शुरू करेंगे। इंटरनेट का तात्पर्य है इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया के कंप्यूटरों को वेब सर्वर और राउटर के माध्यम से आपस में जोड़कर रखता है। इंटरनेट सूचना का मुख्य साधन है, मतलब अब इनसे हमें सूचना प्राप्त होती है। सूचना स्रोत के रूप में तथा उपयोग किए जाने वाले साधनों में यह सबसे अधिक उपयोग तथा पसंद किया जाने वाला साधन है। देखिए हम लोग भी आजकल का कोई न्यूज़ हमें चाहिए होगी तो फटाफट हम इंटरनेट के थ्रू उसको खोजने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किस लिए होता है, सूचना प्राप्त करने के लिए। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सूचना क्रांति की देन इंटरनेट न केवल मानव के लिए अति उपयोगी साबित हुआ है, बल्कि संचार में गति व विविधता के माध्यम से इसने दुनिया को बदल कर रख दिया है। यह सचमुच ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंटरनेट के आविष्कार से ही सूचनाओं का अति शीघ्र आदान प्रदान संभव हो पाया है। आज इंटरनेट के द्वारा यातायात के लिए टिकट, होटल की बुकिंग, किताब का ऑर्डर, मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग आदि संभव हो गया है। इसके साथ ही इंटरनेट ने आज शिक्षा को भी नए अवसर प्रदान किए हैं। इंटरनेट के लाभ के साथ साथ इनकी नई हानियां भी हैं, इसकी कई सारी हानियां हैं। इसके प्रयोग से युवा सोशल नेटवर्किंग साइटों की ओर काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं। इसके साथ ही इंटरनेट का दुरुपयोग अश्लील साइटों को देखने के लिए भी करते हैं। तो मतलब ऐसी साइटें जो हमें नहीं देखनी चाहिए हम उनको भी देखते हैं। कई बार यह भी देखने में आता है कि लोगों की निजी बातें इंटरनेट पर डाल दी जाती हैं। बहुत लोगों की निजी डाटा वहाँ पर लीक हो जाते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जहाँ एक और इंटरनेट ज्ञान का सागर है, वहीं दूसरी ओर इससे कूड़े कचरे की भी कमी नहीं है। यह स्वयं हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग करते हैं या दुरुपयोग।
तो यहाँ पर हमने बताया कि जहाँ इंटरनेट यहाँ पर इतनी बड़ी संचार क्रांति के रूप में उभरा, उससे हमें कितने सारे लाभ हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो यहाँ पर ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें से क्या लेते हैं, हम अच्छी बातें लेते हैं या बुरी बातों को ग्रहण करते हैं। अब हम आते हैं, हमारा तीसरा टॉपिक है आधुनिक जीवन। अब हमारा आधुनिक जीवन जो है उसको हमें कितने 3 पॉइंट्स में बताना है। आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है, हमारे आधुनिक जो जीवन है उसमें हमारी आवश्यकताओं में जो वृद्धि हुई है आपको वो बताना है। अशांति है, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ होते हुए भी अशांति है, क्या करें? अब इस सब चीज़ों के लिए, अशांति पाने के लिए हम क्या करें? तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अब आपने तो नहीं देखा होगा, हम जब थे तो हम लोग के टाइम में ये केबल टीवी और इतने सारे क्या कहते हैं जो चैनल्स हैं ये सब नहीं हुआ करते थे। सिर्फ एक चैनल आता था दूरदर्शन, या फिर उसके बाद एक शुरू हुआ था डीडी मेट्रो। तो ये सिर्फ 2 चैनल हुआ करते थे और यकीन मानिए टीवी देखने में बहुत इंटरेस्ट आता था। लेकिन आज इतने चैनल होते हुए भी हम पूरा दिन सर्फ करते रहते हैं, लेकिन हमें क्या है, एक चीज़ कायदे की देखने के लिए नहीं मिलती। तो ये एक अशांति का कारण है। मतलब चीज़ें बहुत हैं, आवश्यक बहुत सारी चीज़ों में बड़ा है, लेकिन हमारी जो ज़रूरतें हैं वो हम अभी भी सेटिस्फाई होकर नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, अशांति उपजती है, कई चीज़ें। तो चलिए ये जो आधुनिक जीवन है इसे हम 3 पॉइंट के अंदर बताएंगे। क्या है? आधुनिक जीवन में मनुष्य की आवश्यकताओं में बहुत वृद्धि हो गई है। स्वयं को आधुनिक दिखाने के लिए हमने ऊंचे ऊंचे भवनों का निर्माण, नए नए उपकरणों का प्रयोग, आधुनिक फैशन प्रणाली आदि को अपना लिया है। समय के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताओं में और भी अधिक वृद्धि होती जा रही है। पहले जहां एक ही घर में संयुक्त परिवार आनंद के साथ रहा करते थे, अब उससे भी बड़े घर में 4 व्यक्तियों का परिवार यानी एकल परिवार अशांति के साथ रह रहा है। आप पहले देखते थे जॉइंट फैमिली होती थी, घर भी छोटे छोटे होते थे और सब बड़े मेल जोल के साथ रहते थे। आज उससे बड़े घर हैं, घर में कम लोग भी कम हैं, लेकिन तब भी उनके बीच अशांति है। आधुनिक होने के साथ साथ मनुष्य के जीवन में असुविधाओं ने भी वृद्धि हुई है। मतलब हमारा जीवन तो बढ़ रहा है, लेकिन अब क्या ना, ये हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या नहीं अच्छी लगती है, कितनी शांति अशांति, ये सब हमारे मन पे डिपेंड करता है। और हम आजकल बहुत ही ज़्यादा अशांत हो गए हैं, इसके कारण सारी चीज़ें जो हैं हमें पसंद नहीं आती हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज व्यक्ति के जीवन में अशांति व्याप्त हो गई है। बहुत अधिक कमाने के बाद भी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण वह चिंतित रहता है। इस तरह उसके जीवन में अशांति बढ़ रही है। काम के बोझ के कारण व्यक्ति में खोज उत्पन्न हो गई है। उसके पास सुविधाएं तो बहुत हैं, किंतु समय कम है। बहुत अधिक निपुण होने के बाद भी वह समस्याओं में उलझा रहता है। आधुनिक मनुष्य ने रहने का तरीका तो सीख लिया है, किंतु उसे जीना नहीं आया है। मतलब क्या है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। हमारे पास चीज़ें आ गई हैं बहुत सारी, लेकिन जीने का तरीका हम कहीं पर भूल आए हैं। चलिए, अनुच्छेद लेखन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 15 में हमारे पास पत्र आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पत्रों में से हमें एक पत्र को करना है। तो चलिए, ये होगा हमारा 5 मार्क्स का। पहला पत्र है, अस्पताल कर्मचारियों के सद्व्यवहार की प्रशंसा करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो अब क्या है, आप अस्पताल में थे तो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ, तो इसकी प्रशंसा करते हुए आपको जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखना है। ध्यान रखिएगा, 80 से 100 शब्दों के बीच में ये काम करना है आपको। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय दिल्ली, और आप इस तरीके से दे देंगे। फिर है दिनांक। दिनांक का फॉर्मेट आपको पता है, औपचारिक पत्र में दिनांक का फॉर्मेट ऐसे ही होता है, जिस तरीके से ऐसे लिखा हुआ है 23/2/2000। ये याद रखिएगा, डेट वही पड़ेगी जो आप जिस दिन आप इस पत्र को लिख रहे हैं, डेट वही होनी चाहिए। फिर आता है विषय, अस्पताल कर्मचारियों में सद्भाव की प्रशंसा के संबंध में। तो औपचारिक पत्र में हमेशा विषय बहुत ज़रूरी होता है, वो दे देंगे। फिर उसके बाद में सम्माननीय शब्दों के साथ में हम इसको शुरू करेंगे। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं त्रिलोकपुरी का निवासी हूँ, संजीव कुमार हूँ,
ठीक है, निवासी संजीव कुमार हूँ। मैं पिछले सप्ताह बुधवार को अपनी माताजी को लेकर आपके अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में अत्यधिक भीड़ होने के कारण मेरी माताजी को बैठने का स्थान भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था। पैरों में तकलीफ होने के कारण वह अधिक देर तक खड़े रहने में असमर्थ थी। जब मैंने अस्पताल कर्मचारी से व्हील चेयर की मांग की तो उन्होंने दुर्व्यवहार करते हुए चेयर लाने से मना कर दिया। तभी वहां एक अन्य सफाई कर्मचारी राजीव शुक्ला आए और मेरी माताजी को बैठने का स्थान उपलब्ध कराया और चलने फिरने की समस्या से बचाने के लिए व्हील चेयर भी लेकर आए। उन्होंने मां के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया और साथ ही सभी महत्वपूर्ण निर्देशों की भी सूचना दी ताकि हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। उनके इस व्यवहार से हमें अत्यंत संतुष्टि हुई। उनके माधुर्यपूर्ण एवं सहयोगी व्यवहार से प्रसन्न होकर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस सद्व्यवहार के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाए ताकि अन्य कर्मचारी भी सद्व्यवहार करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। तो कि कौन व्यक्ति था, इस नाम को अपने मेंशन करते हुए उनको बताया कि उन्होंने इतनी हमारी हेल्प की, इतना सब कुछ अच्छा व्यवहार किया, सभी कुछ। फिर धन्यवाद भव दिए। अब काका का, अब आपका नाम क्या था? संजीव कुमार। तो अब यहाँ पर भी संजीव कुमार नाम दे सकते हैं, ठीक है। नाम वही रहेगा जो आपका है। अगर आपका क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया है तो आप अपना नाम लिखेंगे। डेट वही रहेगी जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं। अब आते हैं अथवा करके हमारे पास दूसरा है, तो दोनों में से एक करना है। दूसरा पत्र है, अपने बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखकर अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ने का अनुरोध कीजिए। तो अपने आधार कार्ड को हमें बैंक खाते से जोड़ना है, तो इसका अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखना है। क्या है देखिए उत्तर, सेवा में बैंक प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, दरियागंज, दिल्ली। फिर उसके बाद आते हैं डेट हम डाल देंगे, फिर आएगा विषय, आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ने हेतु। फिर महोदय, सविनय निवेदन यह है कि आपके बैंक में एक खाता धारक हूँ, ठीक है। मैं आपके बैंक में खाता धारक हूँ। मेरा बचत खाता संख्या, अब बाहर उसका कहते हैं ना अकाउंट नंबर जो होता है वो आप दे दोगे। मैं अपना खाता आधार कार्ड से जोड़ना चाहता हूँ, मेरा आधार कार्ड नंबर दे देंगे। फिर अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद भव दिए और नीचे। तो यहाँ पर हम, क्योंकि हमारा बैंक, हमारी पहचान हमारे नाम से हमारे बैंक में नहीं होगी, वो होगी हमारे अकाउंट नंबर के नाम से, तो हम अकाउंट नंबर दे देंगे। फिर अब चूंकि मुझे अपना आधार कार्ड देना है तो आधार कार्ड नंबर दे देंगे। उसके साथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे कि आधार कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न है, अर्थात मैंने एक फोटोकॉपी आपको इस लेटर के साथ अटैच करके दी हुई है। तो ये हो गए दोनों पत्र। अब हमारे पास में आता है हमारा प्रश्न संख्या 16। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक अब हम सूचना या विज्ञापन, इन दोनों में से एक चीज हमें करनी है। तो यहाँ है, आप अपने विद्यालय में सांस्कृतिक सचिव विद्यालय में होने वाली कविता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रण हेतु 25 से 30 शब्दों में एक सूचना तैयार करनी है हमें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप जो हैं वो क्या है, विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव हैं और विद्यालय में होने वाली कविता प्रतियोगिता के बारे में आपको सभी को सूचना देनी है। तो ये होगा हमारा 5 मार्क्स का। तो पहला आप दे रहे हो अपने स्कूल के नाम से, प्रतिभा विकास विद्यालय, पश्चिम विहार, दिल्ली। सूचना है ये, तो यहाँ पे बीच में सूचना, जैसे नोटिस इशू होता है ना, तो लिखते हैं ना नोटिस, तो उसी तरीके से यहाँ पर सूचना देनी है। डेट देंगे, दिनांक 4 अप्रैल जो भी है आपका, कविता प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु, तो जो भी विषय दे रहे हैं आप सूचने का वो यहाँ पर मिडिल में आ जाएगा। फिर उसके बाद सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में 20 अप्रैल 2000 को कविता प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। सभी इच्छुक विद्यार्थी अपने नाम, कक्षा व रोल नंबर का ब्यौरा संगीत की अध्यापिका के पास लिखवा दें। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नाम लिखवाने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो प्रतियोगिता होने वाली है इसके लिए नाम लिखवाने का काम आपने एक टीचर को दिया है, वो टीचर के पास नाम लिखवाना है और इसकी अंतिम तिथि भी हमने यहाँ मेंशन कर दी है। नाम है आपका अभिषेक तिवारी और सांस्कृतिक सचिव। अब यहाँ पर अभिषेक तिवारी की जगह आप अपना नाम दे सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया है कि आप अपने विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव हैं, आपका नाम नहीं बताया गया है। तो इस कंडीशन में आप नाम अपना दे सकते हैं, लेकिन नीचे आपको अपनी पोस्ट देनी है। तो ध्यान दिया आपने ना, सबसे पहले रेक्टेंगल बॉक्स और इस तरीके से आप सूचना तैयार करेंगे।
चलिए अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है अब हमें यहाँ पे एक और सूचना तैयार करनी है। क्या है? विद्यालय में आयोजित होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए हिंदी विभाग के संयोजक की ओर से 25 से 30 शब्दों में एक सूचना तैयार करनी है। तो दोनों सूचनाओं में से आपको कोई एक सूचना तैयार करनी है। अब यहाँ पर क्या वाद विवाद, अभी हमने कविता प्रतियोगिता में था, अब वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए हिंदी विभाग के संयोजक की ओर से। अब आप कौन है? हिंदी विभाग के संयोजक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, फिर वही सबसे पहले जिस संस्था से इशू हो रही है सूचना उसका नाम, बीच में सूचना देंगे, फिर डेट आएगी और फिर जो भी विषय है सूचना का उसे आप देंगे। रेक्टेंगल बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले आप ये 4 काम करेंगे। उसके बाद जो सूचना है वो आपको लिखनी है। क्या है? सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि बाल भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 25 अप्रैल 2000 को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक होने जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक छात्र अपना तथा अपने विद्यालय का नाम हिंदी विभाग बाल भारती स्कूल के संयोजक के पास लिखवा दें। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नाम लिखवाने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2000 है। अनुपमा त्रिवेदी, संयोजक हिंदी विभाग। तो यहाँ पर सिर्फ आपका नाम, कुछ भी आप जो आपका नाम है वो आप डाल सकते हो, खाली आपकी पोस्ट डिसाइड की गई थी कि आप हिंदी विभाग के संयोजक हैं, तो यहाँ पर हमने डाल दिया संयोजक हिंदी विभाग। ठीक, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पर हमारे पास विज्ञापन है। जैसे मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 16, 17 में हमारे पास सूचना और विज्ञापन है, तो अब 17 में हमारे पास विज्ञापन आ रहा है। तो दोनों में से कोई एक हमें करना होगा। पहला है, आप एक अच्छे चित्रकार हैं, अपने चित्रों की प्रदर्शनी के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। अब आप अपनी ही कला प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। ये होगा हमारा 3 मार्क्स का। ठीक, देखिए क्या है, चित्रों की प्रदर्शनी। सबसे पहले जो हमें करना है, एक रेक्टेंगल आप बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर अब आप किसके बारे में बात करें? प्रदर्शनी के बारे में। तो चित्रों की प्रदर्शनी हमने करी, फिर उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है, आप इधर पहले पिक्चर बना लेना। ठीक है, कोई भी पेंटिंग वगैरह टाइप की पिक्चर बना लेना, क्योंकि हम पिक्चर के लिए हमेशा क्या राइट साइड पे बनाते हैं। तो यहाँ पर राइट साइड बना देंगे और नीचे जो भी आपको ऑफर देना है, जो कुछ भी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, मेरे द्वारा बनाए गए चित्रों की एक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जिसमें कुछ चित्र बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। दिनांक अब कहाँ पर हो रही है, अब आपको देखना है। दिनांक 25 अप्रैल 2000 से 28 अप्रैल 2000 तक। कहाँ से कहाँ तक है? अब स्थान आप बताओगे। प्रगति मैदान, हॉल नंबर 10 में है। समय क्या है? अब लग रहा है प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। तो हमने आपको बता दिया कहाँ लग रही है, कितने समय लग रही है, किस डेट को लग रही है। फिर उसके बाद अब इस प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण क्या है? इस प्रदर्शनी में क्या क्या है? सुंदर और आकर्षक चित्र है, विभिन्न विषयों पर आधारित है, उच्च क्वालिटी है, उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं सभी कुछ। अब यहाँ पर आपने ऑफर दिया, सभी चित्रों पर 5% की छूट है, मतलब जो भी उसका रेट है उस पर 5% की आपको छूट, डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब यहाँ पर आपने बता तो दिया प्रदर्शनी कहाँ लगनी है। अब आप अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। क्या है? संपर्क करें, फ़ोन नंबर हमने दे दिया। अब हमें इस जगह अपना एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रदर्शनी स्थल का एड्रेस हम पहले ही दे चुके हैं। अब हम आते हैं दूसरा विज्ञापन। क्या है? एटीएम केंद्रों पर सावधानी बरतने संबंधी निर्देश देते हुए पंजाब नेशनल बैंक की ओर से लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करिए। अब क्या है, पंजाब नेशनल बैंक जो है, एटीएम में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है, हम सभी को पता है उस चीज़ से। तो वहाँ पर सावधानी बरतने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने एक विज्ञापन तैयार किया है, उसे आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर सब, चूंकि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से है तो उनका लोगो वगैरह आपको ध्यान रखना है, जो कुछ भी है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाकर ऊपर, अब किसके द्वारा है? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा है, तो वो हमने ऊपर दिया। भरोसे का प्रतीक है। तो बैंक अपनी तरफ से बहुत सारे टैगलाइंस देता है, अगर आपको वो याद रहे तो आप वो लिख सकते हैं।
अब चूंकि एटीएम से रिलेटेड है तो यहाँ पर देखिए हमने एक एटीएम कार्ड बना दिया है, आप भी बना सकते हो एटीएम कार्ड, तो आप सभी ने देखे हुए हैं, तो इस तरीके से आप बना दोगे। अब यहाँ पर क्या चीज़ें निर्देश हैं, बहुत हम सावधानियां जो बरतनी है वो हम लिखेंगे। क्या है? एटीएम संबंधी उपयोगी निर्देश। एटीएम कार्ड गोपनीय और सुरक्षित रखें, यानी कि सभी को नहीं देना है। एटीएम पिन किसी के साथ साझा ना करें, किसी को नहीं बताएं। एटीएम प्रयोग करते समय अनजान व्यक्ति को अपने समीप ना खड़ा होने दें। बहुत बार होता है ना, हम एटीएम मशीन से पैसे निकालने गए तो कोई अनजान आदमी अपनी बारी में आके वो ऐसे करके देखने लगेगा कि भाई जल्दी ये कर ले, हम भी करें। तो कोशिश करिए कि आपके आसपास कोई अनजान व्यक्ति ना रहे। अपना कार्ड किसी अपरिचित व्यक्ति को ना दें। कभी कभी ऐसा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्ड से परिचित नहीं होते, वो नहीं निकाल पा रहे तो वो अपना कार्ड दूसरे को दे देते हैं कि भैया पैसा निकाल दो, और इस जगह भी बहुत सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं। तो किसी भी कंडीशन में अपना कार्ड किसी दूसरे को नहीं दें ऑपरेट करने के लिए। तो ये कुछ सावधानियां थी जो पंजाब नेशनल, आप क्या है, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये एक और विज्ञापन रेडी कर दिया। अब हम आते हैं अपने आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 पे। यहाँ क्या दिया है? अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में दो चीज़ें हैं, एक लघु कथा है और दूसरा है ईमेल। तो इन दोनों में से कोई आपको एक चीज़ करनी है, जो भी आप करेंगे वो होगा आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक लघु कथा लिखने के लिए आ रही है। क्या है? आ बैल मुझे मार, इस उक्ति के आधार पर एक मौलिक कथा लिखिए। अब उक्ति क्या है? आ बैल मुझे मार। ठीक है, तो सबसे पहले उक्ति का अर्थ बताएंगे, फिर उसके बाद हम एक कथा बताएंगे, फिर उसके बाद उससे हमें क्या सीख मिलती है हम ये चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उक्ति का अर्थ। आ बैल मुझे मार का अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना या मुसीबत को अपने पास बुलाना। कभी कभी व्यक्ति भावनाओं में बहकर खुद को संकट में भी डाल लेते हैं। ऐसी अवस्था में उपरोक्त उचित सत्य प्रतीत होती है। ये उक्ति जो है पूरी तरीके से सत्य होती है कि आ बैल मुझे मार। इस संदर्भ में एक कथा प्रस्तुत है, मतलब जानबूझकर अपने ऊपर मुसीबत लेना होता है, आ बैल मुझे मार। अब इस पे एक कहानी है। क्या कहानी है? देखिए, हमारे गांव में अशोक नाम का एक युवक था जो अत्यंत साहसी और बहादुर था, परंतु साथ ही चंचल व अधीर था। इसी कारण खुद को संकटग्रस्त कर लेता था। एक बार की घटना है, हमारे गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने पूरे गांव में लूटपाट की, कई घरों में गहने लूट लिए। सब गांव वाले भय के कारण अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। अशोक ने तब हौसला दिखाया और इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस बिना समय गंवाए गांव में पहुंच गई और डाकुओं को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस ने घोषणा कर दी कि सभी गांव वाले अपने अपने घरों में छिपे रहें और डाकुओं को चेतावनी दी कि वे आत्मसमर्पण कर दें। डाकुओं का हौसला पस्त तो हो चुका था और वे समर्पण की योजना बना रहे थे। सहसा अशोक अपना संयम खो बैठा और उसने डाकुओं पर हमला कर दिया। तभी सब डाकुओं ने अशोक को अपने नियंत्रण में कर लिया और उसे मारने की धमकी देते हुए भागने का प्रयास करने लगे। डाकू अशोक को साथ ले गए और दूर सुनसान जगह पर जख्मी हालत में फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने अशोक का इलाज करवाया। तो देखिए, इस तरीके से अच्छा खासा वो समर्पण कर देते हैं, मगर यहाँ पे वो कूद गए और उनको जो है डाकुओं ने पकड़ के और मारा पीटा। कुछ स्वस्थ होने पर पुलिस ने व्यंग्यात्मक लहजे से अशोक से कहा, अपनी अधीरता के कारण आपने अपने प्राण संकट में डाल लिए और डाकू भी भागने में कामयाब हो गए। यदि अशोक खुद को संयमित रखता तो पुलिस अपने अभियान में सफल होती और अशोक के प्राणों को भी खतरा नहीं होता। अब यह उक्ति इस घटना और अशोक पर सत्य प्रतीत होती है कि आ बैल मुझे मार। किस तरीके से उसने मुसीबत खुद अपने ऊपर मोल ले ली। अब इससे क्या सीख मिलती है? इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे विचारे कार्य करके मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। चलिए, ये हो गई लघु कथा। अब आते हैं हमारे पास में क्या है, एक ईमेल है। क्या है ईमेल? अपने क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी यानी कि CMO को ईमेल लिखकर यह अवगत कराइए कि सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था सुधारने के लिए उचित कदम उठाएं। मतलब क्या है, अब वहाँ पे जो है व्यवस्थाएं बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनको सुधारना है, तो उसके लिए ईमेल लिखेंगे। ईमेल का फॉर्मेट आप सभी को पता है, सबसे पहले प्रेषक यानी कि हम भेज रहे हैं तो फ्रॉम, फिर क्या है, अब यहाँ पर आप ईमेल अपने से लिखेंगे, जैसे यहाँ ravi@gmail.com है। फिर उसके बाद प्रेषिती यानी प्रेषितकर्ता यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं,
वो कौन है, CMO को हम भेज रहे हैं, तो यहाँ पर आपने उनका ईमेल एड्रेस डाल दिया। अब इसके बाद पूरा औपचारिक पत्र शुरू होता है। विषय लिखेंगे सरकारी अस्पताल में फैली अव्यवस्था के विषय में, फिर सम्माननीय शब्दों के साथ शुरू करेंगे। क्या है, मुख्य चिकित्सक महोदय, मैं नगर के दक्षिणी क्षेत्र ब्लॉक का निवासी हूं। इस क्षेत्र में एकमात्र सरकारी अस्पताल है, उसकी दुर्दशा के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ के चिकित्सक सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही आते हैं। मरीजों को ठीक ढंग से इलाज नहीं मिलता। अस्पताल में महंगे जांच उपकरण या तो धूल फांक रहे हैं या बंद पड़े हुए हैं। इस अस्पताल में जांच रिपोर्ट बाहर कराने के लिए कहा जाता है, मतलब आप यहाँ पे हॉस्पिटल में हम जांचें नहीं करते, पैथोलॉजी में भेजने, बाहर की पैथोलॉजी में भेजने के लिए बोलते हैं। जो दवा मरीजों को मुफ्त मिलनी चाहिए वह दवा मिलती ही नहीं और उसे बाजार से खरीदने के लिए कहा जाता है। अस्पताल की यही दवा बैक डोर से अस्पताल के कर्मचारी मेडिकल स्टोर में बेच देते हैं। अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से इस अस्पताल की जांच कराकर यहाँ की व्यवस्था ठीक कराएं, जिससे कि यहाँ के क्षेत्रवासियों को समुचित चिकित्सा सुविधा मिल सके। धन्यवाद, आबासा। नीचे जैसे आपने ईमेल में अपना नाम रवि लिखा था, तो यहाँ पे भी आप रवि लिखोगे, नीचे दिनांक लिख के आपका ईमेल खत्म। तो ये हमारा ईमेल, और इसी के साथ हमारा पूरा पेपर, सैम्पल पेपर नंबर 4 समाप्त होता है। तो हमने फटाफट कर लिया। आगे और सैम्पल पेपर है, ध्यान रखिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए बुक्स और ई बुक्स लेकर आया है। इनको जो आपको मिल रही हैं, ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही हैं, और साथ ही इसे हमने अलग अलग कैटेगरीज में आपके लिए डिवाइड किया है। जैसे कि हम अभी सैम्पल पेपर कर रहे हैं, तो हमारे पास एक बुक है सैम्पल पेपर बुक, आप वो प्राप्त कर सकते हैं। MCQs बुक है, बहुत तरीके की हमारे पास बुक्स हैं अलग अलग कैटेगरीज में, उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, उसे फिल करके सबमिट कीजिए। हमारे टीम मेंबर जल्द ही आपसे इसके रिगार्डिंग कॉन्टेक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।